जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें जो ग्राफ्स वगैरह बनते हैं और किस तरह से इंडक्शन की कैलकुलेशन होती है के पास पेपर्स किए थे। तो अभी हमने जब ऑसिलेशन पढ़ी थी तो ऑसिलेशन में हमने कुछ इस तरह के ग्राफ्स देखे थे। और ये जो ग्राफ्स थे हमारे पास, इनके लिए हमने कहा था कि ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे डैम्पिंग हो रही है। और डैम्पिंग वर्ड ऑसिलेशन में इसका मतलब हमने क्या सोचा था, हमने कहा था कि ग्रेजुअल जो डिक्रीज है एम्पलीट्यूड की, ये शो करेगी कि ये हमारे पास डैम्पिंग है। तो इसका मतलब ये जो बिहेवियर था, ये एम्पलीट्यूड का, ये एक्सपोनेंशियल आपके पास बिहेवियर था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं इस तरह से, अगर हमारे पास कोई हमने ड्रॉ करना है तो उसमें मैंने कुछ इस तरह की ऑसिलेशन यूं ड्रॉ की थी और लेटर ऑन फिर ये हमने इसको यहाँ से इरेज किया था। ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है हमारे पास। ग्रेजुअल का वर्ड मैंने गलत लिख दिया, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हमारे पास होनी चाहिए। तो जो एम्पलीट्यूड है, इसके अंदर जो ग्रेजुअल डिक्रीज आ रही है, दैट ग्रेजुअल डिक्रीज इज कॉल्ड ऑसिलेशन। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, यानी कि डैम्पिंग का कॉज इस तरह की सिचुएशंस में, ये हमने यहाँ पे सोचना है। आज का हमने काम यही करना है। ठीक है। इसके लिए मैंने एक ऑसिलेटर यहाँ पे कंसीडर किया है। ये ऑसिलेटर, यानी इस मैग्नेट को हमने पुल किया और पुल करके रिलीज कर दिया, तो ये अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसके ग्राफ को, हमारे पास जो इसका एम्पलीट्यूड है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। ऐसी ऑसिलेशंस को हमने कहा था कि ये फ्री ऑसिलेशंस है। तो फ्री ऑसिलेशंस के अंदर हमारे पास एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड में इस तरह से चेंज आने लग जाए, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये जो चेंज आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डैम्पिंग हो रही है। अब वो किस तरह से है, देखो मैं यहाँ पे एक सेटअप में एडिशन कर रहा हूँ। इस ऑसिलेटिंग जो मैग्नेट था, इसके करीब मैंने इस तरह से एक कॉइल रख दी। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉइल रखी, अगर ये मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा है, तो दिस कॉइल विल कट द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस वाइब्रेटिंग मैग्नेट। अब आप याद करें, पहले स्टेप में मैंने क्या कहा था, डेल्टा फाई। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स में ये इसको कट करेगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा। उसका मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का कॉन्सिक्वेंस क्या है बेटा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। एंड whenever EMF is induced, it will drive a current. ये इसके अंदर एक करंट को इंड्यूस करेगा। दिस करंट विल फ्लो सच अ वे, कैसे फ्लो करेगा, सच अ वे टू अपोज द चेंज विच इज कॉजिंग इट। यानी यहाँ पर दिस नॉर्थ पोल इज कमिंग टुवर्ड्स दिस, तो दिस एंड विल बिकम नॉर्थ। ये इसको रिपेल करेगा। ये करंट ऐसे फ्लो करेगा कि ये एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाए कि ये इसको क्या करे, ये इसको रोक सके, इसको अपोज करे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो, जैसे ही ये मैग्नेट नीचे आ रहा है, तो इसकी इस ऑसिलेशन को स्टॉप करने के लिए यहां से एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। ठीक है। पहले इसके ऊपर जब ये ऑसिलेट कर रहा था, तो इस स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो ऑसिलेशन को कॉज करती है, उस पर कोई फर्क नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर इस रिस्टोरिंग फोर्स को, अब ये यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स इसको यहाँ लाना चाहती है और यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स इसको रोक रही है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये मैग्नेट ऊपर जाएगा, तो अब बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका वेक्टर इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो डिक्रीज करेगा, उस डिक्रीज को ये कॉइल क्या करेगी बेटा, अपोज करेगी। और यहाँ से करंट जो होगा
वो इस तरह से फ्लो करेगा कि यहाँ पे साउथ पोल बन जाए, क्योंकि यहाँ नॉर्थ था, अपोजिट पोल बनेगा, अट्रैक्शन होगी, और यहाँ पे आपके पास नॉर्थ बनेगा। तो साउथ पोल के लिए क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए, यानी करंट की जो डायरेक्शन है वो आपके पास इस तरह से आएगी। तो यहाँ पर जो करंट की सोचना है इस एंड पे वो क्लॉकवाइज होगा, यानी इस वायर को सोचे यूं, इसके अंदर करंट क्लॉकवाइज यूं बनेगा। जब नॉर्थ बनता है, तो जब ये नॉर्थ बनेगा तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट यू फ्लो करेगा। ये इस तरह से मैंने कहा था, नॉर्थ जहाँ पे बनेगा वहां पर उस एंड पे एंटी क्लॉकवाइज सोचना, और जहाँ पे साउथ बनेगा वहां पे क्लॉकवाइज आ जाएगा। अब बेटा रिस्टोरिंग फोर्स इसको कहाँ ले जाना चाह रही है, स्प्रिंग को ऊपर लेके जाना चाह रही है, और मैग्नेटिक फोर्स इसको नीचे खींच रही है, यानी ये मैग्नेटिक फोर्स अगेन रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम कर रही है। समझे? अब इस बात को हम यहाँ पर सोचेंगे कि ये as the magnet enters the coil, its mechanical energy is used up in overcoming the resistive force between like poles. As it moves out of the solenoid, its mechanical energy is used to overcome the attractive force. यही हो रहा है। जो इसके पास वाइब्रेटिंग बॉडी के पास जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी है। जैसे ये इधर करीब आना चाह रहा है तो यहाँ से इसके ऊपर ये रिपल्सिव फोर्स लग रही है। इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए ऑसिलेटर अपनी मैकेनिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जब ये यहाँ से कॉइल से बाहर निकलेगा तो अब यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, अगेन इस स्प्रिंग को अपनी मैकेनिकल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी ताकि ये बाहर जा सके, ऑसिलेशन को कंटिन्यू कर सके। अब क्योंकि कंटिन्यूसली बेटा यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जो है यूज्ड अप हो रही है, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी के यूज्ड अप होने से मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रही होगी बेटा, रिड्यूस हो रही होगी। इसका मतलब जो ऑसिलेशन है वो क्या हो गई, वो आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस हो गई। डैम्प्ड ऑसिलेशन में एनर्जी डिक्रीज करती है ना, ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशन होना शुरू हो गई। कैसे हो रही है, दोबारा से इसको समझ लें आप कि ये जो मैग्नेट है, इफ दैट मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स एंटरिंग इनटू द कॉइल। इसको जो मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर हो रहा है उसको ये कट करेगा, और जब ये कॉइल इसको कट करेगा उसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा। वो करंट ऐसे फ्लो करेगा कि जो यहाँ पर चेंज आ रहा है वो इस चेंज को अपोज कर सके। अब इस चेंज को ये यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स इसको रोक रही है, अपोज कर रही है। इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स है, वो चाहती है कि ये ऑसिलेशन कंटिन्यू रहे। अब इस ऑसिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए ये स्प्रिंग अपनी मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा टू ओवरकम दिस फोर्स। ठीक है, इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए जब इसने यहाँ पर कुछ अपनी एनर्जी कंज्यूम की तो ऑसिलेटर के पास वाइब्रेट करने की एनर्जी कम हो गई। ऐसे ही जब ये बाहर जाने लगेगा तो अब इसको मैकेनिकल जो इसकी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो इसको ऊपर लेके जाना चाहती है। अब जो अट्रैक्टिव फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रही है, वो ऊपर चाहती है कि ये ऊपर ना जाए। अब इस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए अगेन इस स्प्रिंग को अपनी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, और कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब बाहर जाते हुए भी ये अपनी कुछ मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा, यूज अप करेगा टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये ऑसिलेट करेगा तो ग्रेजुअली ये अपनी मैकेनिकल एनर्जी को लूज करता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि ये ऑसिलेशन करना स्टॉप कर देगा। इस फिनोमिना को आप क्या कह रहे हैं, इसको आप डैम्पिंग कह रहे हैं। तो भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो प्लीज मुझे बताइए। तो प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। तो बेटा अब इस चीज को इस सवाल पे अप्लाई करते हैं। ये भी वैसे ही है, ये ऑसिलेशन है। अब ये मेटल ब्लॉक की ऑसिलेशन है बिटवीन द मैग्नेट। इसको देखें, permanent magnets are now positioned so that the metal block oscillates between the poles as shown in figure 3.2. The block is made to oscillate with the same initial amplitude in C. Use energy conservation to explain why the energy of oscillations decrease more rapidly than in D. तो आपके पास
ये ई पार्ट है बेसिकली इसका। ट्रांसफार्मर है। बहरहाल हमें इसका आंसर सोचना है कि इसमें इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्यों डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो एज द ब्लॉक ऑसिलेट्स इट कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द ब्लॉक। ठीक है, तो एज द ब्लॉक ऑसिलेट्स एंड EMF is induced in the block because it cuts the magnetic flux of the permanent magnet. It induces a current which is opposing the cause which is causing it by setting up a magnetic field to oppose the motion. The mechanical energy of the oscillating body will be dissipated as heat energy. यही सिखाया हमने लेंज लॉ में। लेंज लॉ में जो करंट फ्लो करता है वो क्या करता है, वो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड सेट करेगा जो अपोज करेगी उस कॉज को जो उसको कॉज कर रही है। यानी यहाँ पर सोचिए दोबारा से, यहाँ पर यहाँ पर ये इसके करीब आ रहा है, ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर ये एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि वो इस नॉर्थ पोल को क्या करे, रिपेल करे। और यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है, तो अब यहाँ पर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड सेट होगी कि ये ऊपर ना जाए, यानी यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो भारत, ये इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे ख्याल से, ये बहुत पिछड़ा एसी उससे कनेक्टेड है, क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर से, दैट्स व्हाई मैं उसमें नहीं जा रहा। अब ये डैम्पिंग का ये वाला सवाल करते हैं, बहुत फेमस है इस टाइप का क्वेश्चन। A bar magnet of mass 250 gram is suspended from the free end of the spring as illustrated in figure 3.1। ठीक है, तो ये आपके पास ये मैग्नेट है, दिस इज ऑसिलेटिंग इन बिटवीन दिस कॉइल। The magnet hangs so that one pole is near the center of the coil of the wire. The coil is connected in series with a resistor and a switch. This is switch. This one is a resistor. The switch is open. The magnet is displaced vertically and then allowed to oscillate with one pole remaining inside the coil. The other pole remains outside the coil. अब बेटा ये एक ओपन सर्किट है। एक बात और क्लियर कर ले, यहाँ पे स्विच क्लोज नहीं है। जब ये मैग्नेट बेटा यहाँ पे वाइब्रेट करेगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, लेकिन ये ईएमएफ करंट ड्राइव नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विच ओपन है। तो बेटा इसके अंदर ईएमएफ जरूर इंड्यूस हो रही है, अगर स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ एक अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब इफ दिस स्विच इज ओपन तो ये यहाँ पे कौन सी ऑसिलेशन करेगा, ये फ्री ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, the magnet is displaced vertically and then allowed to oscillate with one pole remaining inside the coil, the other pole remaining outside the coil. At time t equals to 0, the magnet is oscillating freely as it passes its equilibrium position. At time t equals to 6 seconds, the switch in the circuit is closed. अब पहले 6 सेकंड तक अगर आप देखें तो देयर इज नो चेंज इन द एम्पलीट्यूड। दैट मींस फ्री ऑसिलेशंस हो रही हैं, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा 6 सेकंड तक। लेकिन जैसे ही स्विच क्लोज किया तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुअल डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड आपको नजर आ रहा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आ रहा है, एनर्जी डिक्रीज करता जा रही है। तो इसके एक्सप्लेनेशन क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि जैसे ही ये मैग्नेट यहाँ पे मूव कर रहा है, दिस विल इंड्यूस एन ईएमएफ, बट दिस इंड्यूस ईएमएफ विल नॉट कॉज अ करंट बिकॉज द स्विच इज ओपन। ये ओपन सर्किट है, इसके अंदर करंट फ्लो कर ही नहीं रहा। व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग दैट मींस एन अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेटअप, अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डैम्पिंग नहीं हो रही। लेकिन द मोमेंट आप इसको क्लोज करोगे, आपने इसको क्लोज किया, तो जैसे ही क्लोज किया तो अब बेटा इसके अंदर करंट ड्राइव करना शुरू कर देगा। और जैसे ही करंट ड्राइव करेगा तो ये यहाँ पर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश करेगा कि जो इसकी ऑसिलेशन को क्या करे, अपोज करे। अगर ये एंटर हो रहा होगा तो उस वक्त ये रिपेल करेगा, ये जब दूर जा रहा होगा तो उस वक्त ये अट्रैक्ट करेगा, यानी ऑसिलेशन को ये अपोज कर रहा होगा। तो
The variation with time t of the vertical displacement y of the magnet is shown in figure 3.2. यहाँ पर आपके पास ये वेरिएशन इसकी आ गई 6 सेकंड से ऑनवर्ड देखें तो आपके पास ऑसिलेशंस डैम्प हो गई हैं. State the Faraday's law of electromagnetic induction. So the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. एक मिनट बेटा मेरी कॉल आ रही है 2 मिनट के लिए. जी बेटा, तो फर्स्ट पार्ट था स्टेट Faraday's law of electromagnetic induction. The magnitude, Faraday's law always describes the magnitude. The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. ठीक है. Number 2, use Faraday's law and energy conservation to explain why the amplitude of oscillation of the magnet reduces after 6 seconds. So according to Faraday's law, an EMF is induced in the coil as coil cuts the magnetic flux of the oscillating magnet. ठीक है, या पहले डेल्टा फाई लिख दो. As coil oscillate, the coil cuts the magnetic flux which induces an EMF in the coil. ये बात भी ठीक है, बात एक ही है. In this induced EMF will drive a current, induced current drive करेगी. ठीक है, flows through the resistor. ये इस resistor में से flow करेगा. अच्छा, अब बेटा induced current flows through the resistor and heat energy is dissipated. अब जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो बेटा इस रेजिस्टर यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टर लगा हुआ है तो अब इस रेजिस्टर के रेफरेंस से बताएंगे कि यहाँ पर जो जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये रेजिस्टर क्या करेगा बेटा, यहाँ पे वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा. रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बेटा, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में. तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये यहाँ पर इस पे करंट रेजिस्टर में से फ्लो करेगा तो हीट एनर्जी इज डिसिपेटेड. द एनर्जी डिसिपेटेड कम्स फ्रॉम द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेट. तो ये जो रेजिस्टर है इसका ये जो आपके पास रेजिस्टर के अक्रॉस ये रेजिस्टर जो हीट अप हो रहा है या इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका कॉज क्या बना, इसके पास एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड. यहाँ पर देखो कोई करंट की कोई ईएमएफ को वोल्टेज सोर्स को बैटरी कहीं पे कनेक्ट नहीं की हुई, लेकिन ये ऑसिलेटिंग मैग्नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगी ये कॉइल इसके इस ऑसिलेटिंग मैग्नेट के. उसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. वो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक करंट को ड्राइव करेगा. वो करंट इस रेजिस्टर में से फ्लो करेगा. उस रेजिस्टर में हीट एनर्जी जनरेट होगी. वो हीट एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो वो हीट एनर्जी कहाँ से आएगी, वो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी अक्रॉस द रेजिस्टर. दिस इज हाउ दिस एनर्जी इज इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस हुई. कहाँ से आई, इसका कॉन्सेप्ट बना. तो प्रॉब्लम है इसमें तो प्लीज मुझे बताइए. तो मुझे ये डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट सिखाना था. मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, ये उस दिन रह गया था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था. तो इसको अब मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ. अब कल की क्लास के अंदर या तो मैं मेडिकल फिजिक्स स्टार्ट कर दूंगा या मैं कॉस्मोलॉजी वाला सेगमेंट स्टार्ट कर दूंगा. दोनों में से कोई एक सेगमेंट स्टार्ट करूंगा या हो सकता है मेडिकल फिजिक्स एक्सरे इमेजिंग स्टार्ट कर दे. तो बहरहाल ये डिपेंड करता है, कल देखते हैं. ठीक है, तो अभी मॉक्स का पेपर बेटा मैंने बनाया नहीं है. पहले मैं इससे देख लूं कि थर्सडे फ्राइडे तक मैं कितना पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद फिर हम डिसाइड कर लेते हैं. वेडनेसडे तक देख लेता हूँ फिर डिसाइड कर लेंगे. ठीक है बेटा, तो अब क्लास को यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ. अब आप लोगों से कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज बेटा. बाय.